जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज फिर से कुछ नई करंट अफेयर्स लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूँ। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। वर्गीस कुरियन को आप जानते ही हैं, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं की याद में बेटा आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन संविधान तैयार हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। इसीलिए आज के दिन को हम किस दिन के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो ये दो आज के इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज आपके लिए आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। बाकी हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स 26 तारीख की। 26/11 को तो आपको याद ही होगा, 26/11 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही डार्क दिन भी रह चुका है ना। तो 26/11 बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपेक्ट के साथ तैयार रहता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल मैन बैडमिंटन टाइटल? तो भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल मैन बैडमिंटन टाइटल इनमें से किसने जीता? ये बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एक भारतीय ने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टाइटल को जीत लिया है। तो कौन है वो? स्वास्तिक राज रेड्डी, है ना, लक्ष्य सेन, कदम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम नाम लेते हैं तो लक्ष्य सेन इसका आंसर है। लक्ष्य सेन की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्य सेन ने ये बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ये टाइटल सिडनी में फाइनल हुआ और वहाँ पे लक्ष्य सेन ने इसको जीत लिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द डीजल ऑटो रिक्शा वॉज बैन इन विच सिटी ऑफ यूपी? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में डीजल ऑटो रिक्शा बैन कर दिए गए हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा शहर हो सकता है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा की गोरखपुर। तो अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली इस तरह की गतिविधियां वहां पे किया जाएगा जहां पर भाई दिल्ली से सटे हुए एरियाज होंगे, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इस तरह की गतिविधियां उन एरियाज में ज़्यादा होंगी जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हो। तो आंसर है आपका नोएडा। नोएडा इसका जवाब है। नोएडा में डीजल देखिए, डीजल भी हमारा एक फ्यूल है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। तो वो ऑटो रिक्शा बैन कर दिए गए हैं। हैव बीन बैन इन नोएडा एंड गाजियाबाद आफ्टर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्डर टू फेज प्रोहिबिशन ऑन सच व्हीकल अक्रॉस द यूपी क्लस्टर NCR, है ना, इन एफर्ट टू कर्ब व्हीकुलर एमिशन। भाई दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते 50% लोगों को अब वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, ताकि वो बाहर ही ना निकले। बाहर नहीं निकलेंगे तो व्हीकल नहीं निकालेंगे तो घर से काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन अब अपने सबसे बुरे वक्त में चल रहा है ना। इसके चलते कितना चीज़ें देखने को मिल रही है आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया ये सब चीज़ें, पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन जो है, एक हमारी मुख्य समस्या बन गया है आज के टाइम में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 प्लस चल रहा है दिल्ली का। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, लखनऊ जैसे शहर का 309 आज के दिन का है ना। तो सोचिए कल क्या होगा, फिर आने वाले दिन में क्या होगा। तो वर्स्ट केस में चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमें इम्प्रूव करना है ना। तो वो कैसे इम्प्रूव होगा? जब हम अपने स्तर पर इस पर छोटे छोटे काम करेंगे और सरकार भी इस पर कुछ अच्छे नियम बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट T20 ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो भैया ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ, पहला एडिशन था, श्रीलंका में हुआ, कोलंबो में हुआ। और भारतीय महिला टीम ने इसे नेपाल को फाइनल में हरा के बहुत अच्छा टूर्नामेंट जीत लिया है। और ये काफ़ी चर्चा में रहा। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ब्लाइंड वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है। हाँ, महिला वर्ल्ड कप अभी जो हुआ, फीमेल वर्ल्ड कप हुआ, तो है ना, ODI वर्ल्ड कप हुआ, उसको इंडियन टीम ने जीता, वो सबको पता है। लेकिन T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इस बार, और इसका पहला एडिशन था, ये भारत ने जीत लिया। तो इसका आंसर क्या है? भारत। किसको हरा के जीत लिया? नेपाल को। कहाँ पर? कोलंबो मतलब श्रीलंका, है ना। ये देखिए भारतीय टीम, आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा विषय है, इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी जीत रही भारत की। और पहला वर्ल्ड कप भारत की झोली में आना, भारत का क्रिकेट में एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, हम इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ मेजर इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। तो भैया इनमें से किस भारतीय राज्य ने, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन के लिए एक इनिशिएटिव, एक शुरुआत, एक पहल की है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान की, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान काफ़ी फेमस रहा है बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क्स काफ़ी पाए जाते हैं ना, मुकुंदरा हिल्स हो गया, केवला देव घाना हो गया, ठीक है, रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत हेरिटेज चीज़ें भी हैं, जैसे आमेर का किला हो गया, है ना। इसके अलावा उदयपुर में बहुत सारे किले हैं। तो ये अपने किलों के लिए और अपनी एक हेरिटेज एरा के लिए, और राजपूतों का एक जो एरा था वो राजस्थान से रिलेट करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान ने अभी रिसेंटली इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में राजस्थान ऑलरेडी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में काफ़ी आगे चल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टुडे हाईलाइटिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है ना। FAO, WHO, IMF, यूनेस्को। तो भैया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खाने पीने की चीज़ों को लेकर चैलेंजेस चल रहे हैं उनको बताने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और ये रिपोर्ट जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। FAO की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और ये एक UN का ऑर्गन है। 1945 में क्यूबेक में ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है ना। और बात करें तो लगभग 195 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 194 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसे ध्यान रखिएगा, UN का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया वॉन अ गोल्ड मेडल टुडे इन विच स्पोर्ट एट एशियन लेवल चैंपियनशिप। तो भैया एशियन लेवल चैंपियनशिप में भारत ने आज एक गोल्ड मेडल जीता है। तो भैया किस में जीता है? रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन की, हॉकी? तो आंसर क्या है भाई? शूटिंग। शूटिंग में काफ़ी इंडिया का चर्चा चल रहा है, नाम है ना। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का काफ़ी नाम है शूटिंग में। अगर हम बात करते हैं तो एशियन चैंपियनशिप है ना, तो इंडिया ने अभी इसमें 10 मेडल जीतने, इसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 10 मेडल के साथ इंडिया काफ़ी ऊपर है ना। अब 8 अलग अलग देशों से जो निशानेबाज आए थे उसने में इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिया रैंकिंग में काफ़ी ऊपर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेक्टर रिसीव अ मेजर एजुकेशनल पॉलिसी अपडेट टुडे इन इंडिया। तो भैया मेजर एजुकेशन पॉलिसी अपडेट इनमें से किस सेक्टर को मिला है? हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कूल करिकुलम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर क्या है? स्कूल करिकुलम लेवल पर एक बोल सकते हैं एक अपडेट आज आया है, ठीक है, ठीक। तो गवर्नमेंट अनाउंस टू अपडेट टू स्कूल करिकुलम टू होलिस्टिक लर्निंग, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लानी है और एक ऐसी अप्रोच रखनी है जो यूज़र फ्रेंडली और ईजी रहे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो इस पर लगातार समय समय पर बहुत सारे चेंजेस आए। पहले कोठारी कमीशन आया, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF आया आपका 2005 में, राइट टू एजुकेशन आया 2009 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना जो नई वाली आई 2020 में आई। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, इन टाइमलाइन से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी इनमें से 4 नाम देके अरेंज करने को बोल देगा या फिर इनको इनके ईयर के साथ मैच करने को दे सकता है। आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इशू एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 रिगार्डिंग विच इशू, है ना। तो भैया देखो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट की वो पावर है जिसको हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। हमने कनाडा से इसे ऑप्ट किया है। कहाँ से ऑप्ट किया है? कनाडा से, है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है। अगर किसी भी इशू में प्रेसिडेंट को लगता है कि
सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए तो वो किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो भी सलाह दी जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट चाहे तो उसे माने या ना माने, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें किस इशू के रिगार्डिंग ये मांगा गया है? गवर्नर्स पावर इन एसेंट टू स्टेट बिल, है ना। अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है भैया कि गवर्नर क्या करता है आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, स्टेट के काफी सारे बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसर्न के लिए रोक लेता है। ये एक एक्सक्लूसिव पावर है ना। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताता है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, है ना, हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो 214 आर्टिकल से शुरू होता है हाई कोर्ट। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो बेटा ये वाला तो होगा नहीं, है ना। अब इसमें आपका ए बी सी में से क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए। गवर्नर जो ये काम कर रहा है इस पर राय मांगी है राष्ट्रपति ने, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है, कोर्ट्स में काफ़ी इस पर बहस और दलीलें आ चुकी हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन राज्यों में जो भी गवर्नर्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ सेम ना होने की वजह से ये क्लैशेज आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की, तो क्लैशेस नहीं आएंगे, इसे डबल इंजन सरकार बोल दिया। लेकिन बाकी सारे राज्यों में जहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में सेम नहीं है या सामंजस्य नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम गवर्नर क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा गया है हमारे संविधान में, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज इशू अ सिग्निफिकेंट एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेसिडेंट रेफरेंस ट्रिगर्ड बाय 2 जज बेंच जजमेंट ऑन अप्रैल 2025 रिलेटिव डिले इन असेंट टू स्टेट बिल। तो भैया जो ये डिले कर देते हैं, होल्ड कर लेते हैं बिल को, ये नहीं होना चाहिए, और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है क्या? एक एडवाइस, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली सूर्यकांत शर्मा अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भैया सूर्यकांत शर्मा किस नंबर के चीफ जस्टिस बने? 53rd। सूर्यकांत शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के नए चीफ जस्टिस हो गए, इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, इनको अपॉइंट किया है राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाया है। इनका टेन्योर अप टू 65 ईयर मतलब 65 साल तक रहेगा, ठीक है। इनके रिटायरमेंट 2027 में होगा, 2027 में हमें नया चीफ जस्टिस मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो होता कौन है? वो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहा? हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये रहता है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन रहा, ठीक है। तो वाई बी चंद्रचूड़, याद रखिएगा, वाई बी चंद्रचूड़ अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस है। 7 साल 139 दिन इनका कार्यकाल रहा, है ना। और इनका जो एरा था 1978 से 1985 के बीच में इनका पूरा समय रहा। अब अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, तो इनको रिमूव कैसे किया जाता है? इनको रिमूव किया जाता है कैसे? इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होता है, कब होता है? जब कोई जज, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम कर देता है, तब उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। अब एक मुद्दा काफ़ी समय से गरमाया हुआ है, हाई कोर्ट का हो जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसे हटाने की प्रक्रिया सेम है। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस वर्मा, जिनके घर पर काफ़ी पैसा मिल गया और वो भी जला हुआ मिल गया, करोड़ों करोड़ रुपए मिल गए। तो अब वो जो केस है, वो इस केस के चलते काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी चर्चा में रही, प्लस ये नए नए अपॉइंटमेंट्स। तो इस वजह से जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, याद रखिएगा, है ना। अभी पीछे भी हमने एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखा, तो इस वजह से जुडिशरी सिस्टम आज के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज करंट चल ही रहा है इससे, और आपका ये टॉपिक है, दोनों को मर्ज करके आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और एक आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में बताइए
कि वो कौन सा चीफ जस्टिस है जो आज़ादी के बाद भारत में पैदा हुआ है ना, आफ्टर 1947, है ना। आज़ादी मिलने के बाद भारत का जो भारत में पैदा होने वाला चीफ जस्टिस कौन बना, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आई थिंक आप लोग इसे समझ लेंगे और समझ के मुझे आंसर देंगे, तो मुझे आंसर कमेंट में दीजिए, है ना। और दूसरी चीज़, क्या कभी किसी चीफ जस्टिस या किसी जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हमने इम्पीच किया है, रिमूव किया है, हटाया है, येस और नो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है हमारे सूर्यकांत शर्मा, ये हमारे 52nd आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज BR गवई, है ना। और सूर्यकांत शर्मा 10 फरवरी 1962 में बॉर्न हुए थे। ये 53rd चीफ जस्टिस हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट भी रहे हरियाणा में, एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा भी रहे हैं। काफ़ी लंबा इनका अलग अलग चीज़ में इनका कार्यकाल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सूर्यकांत शर्मा जी को याद रखिएगा, शक्ल से आप इनको समझ सकते हैं, ये सूर्यकांत शर्मा है और ये हमारे नए चीफ जस्टिस बने। चलिए, हाँ, अब आ गया है आज का टॉप क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे? भैया ठीक है, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, है ना। तो भैया संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। कब से मनाना शुरू किया भैया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और जिसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमने संविधान इन्फोर्स कर दिया पूरे देश में। तो इसके चलते हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस हमने यहाँ पर 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, संविधान दिवस हमने 2015 से मनाना शुरू किया है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो संविधान दिवस का ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, वो आपको एज इट इज है ना। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा ये मुझे आप कमेंट में बताइए, है ना। और संविधान सभा जो बनी थी, जो संविधान बनाने के लिए बनी थी, उसके कुल कितने सेशन या सत्र हुए, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और बढ़िया और शानदार करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।